नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल व्याख्याता के भूगोल विषय पर 793 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है और कई हमारे साथी बड़े जोर शोर से तैयारी में लग भी चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साथी हैं जो हमसे ये जानना चाहते हैं कि सर तैयारी हम कैसे स्टार्ट करें, हम तो फ्रेशर हैं, हम तो एमए में ही हैं, हमें थोड़ा अनुभव नहीं है, तो आप बताइए कि हम तैयारी कहां से और कैसे चालू करें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें इस परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले यदि हम एक कैंडिडेट हैं भूगोल विषय के, तो हमें सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने उस परीक्षा का पाठ्यक्रम या सिलेबस होना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का सिलेबस डाउनलोड करना है और उसी के अनुसार हमें तैयारी प्रारंभ करनी है। देखिए, जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में भौतिक भूगोल प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं। हम भौतिक भूगोल का एक पार्ट है, एक पार्ट आ जाएगा हमारे भारत का भूगोल, एक पार्ट आ जाएगा हमारे राजस्थान का भूगोल। इसके अलावा मानव भूगोल, यहां पे हम बात करें मानचित्र कला, भौगोलिक चिंतन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे आ जाएगा थोड़ा सा पोर्शन राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, और औद्योगिक भूगोल। इसके अलावा इस मानचित्र में ही थोड़ा सा पार्ट हमारे क्या है, सांख्यिकी का है। तो ये प्रमुख रूप से हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। अब क्या करते हैं कि कैंडिडेट, देखिए अगर हम एक कैंडिडेट या फिर एक विद्यार्थी के नजरिए से बात करें तो एक विद्यार्थी क्या होता है, किसी भी परीक्षा को लेके थोड़ा सा उसके मन में क्या होता है, डर होता है। कि उसके मन में डर किस चीज का होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उस डर की वजह से वो क्या करता है, उस भाग को पढ़ने का ज्यादा प्रयास करता है जो उससे कम आता है या जिसमें वो क्या होता है, कमजोर होता है। सामान्य तौर पे यदि अगर हम बात करें तो भूगोल के विद्यार्थियों का जो सबसे कम पार्ट, ठीक है, जो सबसे कम अच्छा पार्ट होता है वो होता है मानचित्र कला और सांख्यिकी का। ठीक है, इस मानचित्र कला में भी जो हमारे है वो है एक मापनी जिसको हम स्केल कह सकते हैं, और एक हमारा टॉपिक प्रमुख रूप से आता है प्रक्षेप जिसको प्रोजेक्शन कहा जाता है। सांख्यिकी में हमारे माध्यिका, बहुलक और सहसंबंध प्रमुख रूप से ये टॉपिक है। तो जब स्टूडेंट के मन में डर होता है तो वो उन चीजों के पीछे भागता है जो उसको नहीं आती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए यदि हमारी उसकी रणनीति सही है, अगर हमने एक ढंग की ठोस रणनीति के मुताबिक पढ़ाई करी तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये कभी नहीं मानता कि ज्यादा पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा, बल्कि एक रणनीति के तहत पूरे के पूरी फोकस्ड स्टडी आपकी होनी चाहिए, तभी हम किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पढ़ाई स्टार्ट कहां से करें। देखिए, हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ भाग क्या होता है, मजबूत होता है। चाहे वो आपका भौतिक भूगोल हो,
चाहे आपका वो भारत का भूगोल हो, चाहे वो आपका राजस्थान का भूगोल हो, चाहे आपका मानव भूगोल है। तो जब भी आप पढ़ना प्रारंभ करें तो सबसे पहले उस पार्ट से स्टार्ट कीजिए जो आपका सबसे मजबूत है। इसका कारण क्या है कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि उससे आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप में आत्मविश्वास आएगा कि अरे मेरा इतना पार्ट तो हो गया। यदि आप टफ पार्ट को लेकर बैठे रहेंगे तो इसमें पहली चीज तो आपका टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम होगा। दूसरी चीज उसमें से जो क्वेश्चंस है, देखिए यहां से अगर हम बात करें, कई बार हम बात कर चुके हैं कि यहां से 5 + 5 मैक्सिमम 10 सवाल आएंगे, लेकिन यहां से अगर हम बात करें तो 35, 17 और 17 या 18 लगभग इन दोनों में से कितने सवाल आएंगे, हमारे 35 सवाल आएंगे। तो रणनीति हमारी यह होनी चाहिए कि जिस पार्ट में से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं हमें उसको सबसे ज्यादा टाइम देना है, उसको हमें सबसे ज्यादा रिवाइज करना है। इन पार्ट्स में से क्वेश्चंस कम आएंगे तो तुलनात्मक रूप से, तुलना किसकी, इनकी तुलना में हमें इन्हें कम पढ़ना है या कम समय देना है। पढ़ना तो पूरा है, लेकिन यह नहीं कि हम केवल इन्हीं को लेकर बैठे रहें और जहां से हमारे ज्यादा प्रश्न आएंगे वो पार्ट हमारा अनछुआ रह जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा सबसे मजबूत पार्ट है, चाहे भौतिक भूगोल में कुछ भी हो सकता है, इसमें आप कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान है, चाहे आप बोल लीजिए क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, या फिर ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान, जो भी पार्ट है आप उसको सबसे पहले पढ़ना प्रारंभ कीजिए। दूसरी चीज क्या होती है कि जो स्टूडेंट है वो देखा देखी में क्या करता है कि 1 घंटा हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ ली, फिर 1 घंटा हम इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिर 1 घंटा हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ऐसा ना करें। जो भी पार्ट आप पढ़ रहे हैं कम से कम उसको 2-4 दिन पढ़ने का प्रयास करें। आपका दिमाग सेट होना चाहिए, आप मेंटली रूप से तैयार होने चाहिए उस चीजों को समझने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें भूगोल विषय की तो भूगोल विषय में क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता से तात्पर्य है कि यदि आपको वायुमंडल की संरचना और संगठन समझ में आएगा तो आपको सूर्यताप वाला चैप्टर समझ में आएगा। जब आपको सूर्यताप समझ में आएगा तब जाके आपको वायुदाब वाला चैप्टर समझ में आएगा। जब हमें वायुदाब और वायुदाब पेटियां समझ में आएंगी तभी हमसे पवन चलेगी, और उसी के बाद हम कोपेन और थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसे समझ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि चलो आज पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं पौने पढ़ लूं। जब आपको वायुदाब पेटियों का ही पता नहीं है कि किस प्रकार से वायुदाब पेटियों का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से तापमान और वायुदाब में संबंध होता है, किस प्रकार से इनमें खिसकाव होता है, तो आप पवनों को कैसे समझेंगे? और अगर आप इन टॉपिक को समझेंगे ही नहीं तो आप इनका रट्टा मार के जाएंगे, और परीक्षा में यदि प्रश्न थोड़ा सा भी घुमा के पूछ लिया जाएगा तो फिर आप वहां पर क्या हो जाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ज्वार भाटा है, अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें ज्वार भाटा समझ में ही नहीं आ रहा। तो ज्वार भाटा को समझने के लिए सबसे पहले आपको पृथ्वी की गतियां समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार की पृथ्वी गतियां करती है, घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण गति कितने समय में करता है, सिजगी क्या है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियां सौरमंडल में क्या है। जब ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तब जाके आपको ज्वार और भाटा समझ में आएगा, वरना आप कितना ही रटके चले जाइए परीक्षा में आप क्वेश्चनों को सही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि प्रश्न इतना इजी भी आपसे नहीं पूछेगा कि थोड़ा सा भी अगर घूम जाएगा तो आप वहां पर प्रश्न के साथ खुद भी घूम जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें
जो भी पार्ट आपका तैयार है, मतलब जो भी अच्छा है उसको करिए। उसको करने का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे मेरा सिलेबस का इतना पार्ट तो तैयार हो गया। सिलेबस को टेबल पर ही रखिए, जो भी टॉपिक तैयार करें उसको टिक करते जाएं कि ये टॉपिक मेरे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। फिर दूसरी बात जो मैंने बोली कि जिस पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चन आए हमें उस पर ज्यादा मेहनत करनी है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं कि सर परीक्षा कब होगी। सभी विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल है कि परीक्षा कब होगी। देखिए, यदि अगर हम बात करें तो अभी मई चल रहा है और अभी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना प्रारंभ हुए हैं। हम तो ये मान के चलते हैं कि नवंबर माह, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर 2022 में परीक्षा होगी। इससे पहले होने के चांस कम है, इसके बाद ही होगी। तो अपन एक लिमिटेड और न्यूनतम टाइम ले लेते हैं कि नवंबर 2022 में हमारी स्कूल व्याख्याता की परीक्षा है। इस हिसाब से हमारे पास महीने बच रहे हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, कम से कम हमारे पास 5 महीने हैं। कम से कम हमारे पास 5 महीने हैं और ये 5 महीने आपके लिए सफिशिएंट हैं अगर आप इसमें रेगुलर नियमित रूप से एक स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप पढ़ाई में एक रणनीति नहीं है, आप नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो 5 महीने क्या, आपको अगर 5 साल दे देंगे तो भी आप उस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। देखिए, एक सिंपल सी चीज मैं बता दूं कि यहां पर लगभग 1 से 2 लाख स्टूडेंट मान के चलिए कि जो आपके साथ फॉर्म भरेंगे। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ये संख्या 4, 5, 6 लाख तक भी जा सकती है, लेकिन हम ये माने कि 2-3 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। लेकिन इन 2-3 लाख में से केवल 793 इतने ही स्टूडेंट क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। और अगर आप सीरियस पढ़ाई करने वाले अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें जो बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो लगभग 5000, कितने, 5000 से ज्यादा आप सीरियस कैंडिडेट्स नहीं मान सकते। फॉर्म भरना अलग बात है कि 2-2, 3-3, 4-4 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन जो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो मैं कितने मानता हूं कि 5000 हैं। आप उन 5000 को देखिए आपको सबसे पहले आप इसको परीक्षा को अगर युद्ध माने तो आपको इसकी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का पता होना चाहिए। आपको कूप मंडक या कुएं का मेंढक बनके नहीं रहना है कि आप पढ़ते जा रहे हैं और बस कि अरे मैं पढ़ रहा हूं, क्या है, हो जाएगा सिलेक्शन। तो नहीं, आप देखिए स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्हों को सिलेक्शन लेना है वो वैकेंसी आने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि 1 साल पहले से ही इसकी तैयारी कर दें। ऐसे कई स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो सिलेबस को कई बार पूरा कर चुके हैं और रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो वैकेंसी आ गई, अरे अभी तो वैकेंसी आई है, अभी तो फॉर्म भरेंगे फिर पढ़ेंगे। तो इस मानसिकता वाले स्टूडेंट्स सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट सिलेक्शन वही लेगा जो वैकेंसी आने से पहले से तैयारी कर रहा है या फिर तैयारी करना प्रारंभ कर चुका है। अगर आपने अभी तक भी तैयारी प्रारंभ नहीं की है तो आप ये मानिए कि इस रेस में आप बहुत पीछे हैं। अब आपको इस रेस में आने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस प्रतिस्पर्धा में आएंगे। क्योंकि पद है काफी कम, कंपटीशन है बहुत ज्यादा,
तो यहां पर बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि सर एग्जाम की कट ऑफ क्या रहती है या फिर हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये क्वेश्चन वाली बात तो हम एग्जाम के पहले की बात करेंगे कि वहां कितने करने चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कोई नहीं दे सकता कि आपको पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। और यदि आपको कोई इसका उत्तर देता है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि इसका एक सिंपल सा उत्तर है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ये केवल आपको उस दिन प्रश्न पत्र देखने के बाद ही समझ में आएगा। यदि पेपर का लेवल इजी है तो प्रश्न हमें ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, और यदि पेपर का लेवल टफ है तो हमें थोड़े कम अटेम्प्ट करने पड़ते हैं ताकि हमारे नेगेटिव ना हो। अब हम बात करें कि परीक्षा का आपने देख लिया कि कितना समय है हमारे पास, 5 महीने हैं। नियमित रूप से आपको पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज मैं आपको एक ये कहता हूं कि खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है। खुद के नोट्स बनाने पर आपको ध्यान देना चाहिए। अभी भी समय है, इतना कम समय नहीं है। 5 महीने काफी होते हैं। 5 महीने में लगभग 150 दिन है। अगर इसमें भी आपने सीरियस होकर तैयारी करी तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि अरे केवल 5 महीने हैं, तैयारी के लिए कम समय है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए क्या चीज कि रेगुलर स्टडी, आप नोट्स बनाइए। अगर आपको आदत है खुद की राइटिंग में पढ़ा हुआ याद करने की, तो मैं हमेशा से यह प्रीफर करता हूं कि कैंडिडेट को खुद की राइटिंग में लिखे हुए नोट्स होने चाहिए। इससे क्या होता है, एक ये साइकोलॉजी होती है कि एग्जाम टाइम में जब हम रिवाइज करते हैं तो खुद के हाथ से लिखा हुआ या खुद की राइटिंग में लिखी हुई जो चीज होती है वो हमें जल्दी याद होती है। तो आप कर सकते हैं प्रयास। हम 2 महीने, कितना, 2 महीने हम दे सकते हैं किसको, नोट्स तैयार करने को। यदि आप कोचिंग ले रहे हैं कहीं से तो आपके वहां पर नोट्स तैयार होंगे। ये नहीं कि आप किसी और के नोट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बुरी आदत मानता हूं मैं कि अरे तेरा रजिस्टर दे दे, मैं इसमें से पढ़ लेता हूं। नॉर्मली बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, चीजों को इकट्ठा करते हैं। मैं इस कोचिंग के भी नोट्स ले लूं, मैं इस कोचिंग के भी नोट्स ले लूं, मैं इन सर के भी नोट्स ले लूं, मैं ये वाली किताब भी ले लूं। वो क्या करते हैं, मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। हमारा जो टारगेट है वो मटेरियल को इकट्ठा नहीं करना, बल्कि सेलेक्टिव मटेरियल को कलेक्ट करके उसे ही बार बार पढ़ना होना चाहिए। ऐसा नहीं बस इकट्ठे करते जा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप कलेक्ट कर लेंगे उसको लास्ट में आप कंपाइल नहीं कर पाएंगे। और ये कई कैंडिडेट्स की गलती रहती है कि वो फैलावड़ा ही इतना फैला लेते हैं कि परीक्षा तक वो उसको समेट ही नहीं पाते, और समेट नहीं पाने के कारण क्या होता है, वो फिर प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक एक नंबर पर आपको कई सौ स्टूडेंट्स पिछड़ते हुए दिखेंगे। जो आपकी कट ऑफ है, यदि आप उसके पार हैं तो आप सफल हैं। यदि आप 0.1 नंबर से भी रहते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, असफल कहलाते हैं। और फिर हमें वापस 0 से ही तैयारी करनी होती है। तो यह चीज ध्यान दीजिए कि जो मौका आपके पास है अभी है। इसके अलावा कैंडिडेट्स का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि सर कितनी देर पढ़ें। देखिए, इसको सवाल को इतना बड़ा बना रखा है इन्होंने, कितनी देर पढ़ें। कई स्टूडेंट्स या कई कैंडिडेट्स काफी देर तक पढ़ते हैं। कोई आपको यहां पे मिल जाएगा कि 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई मिल जाएगा आपको 14 घंटे पढ़ रहा है, और कोई आपको मिल जाएगा 8 घंटे पढ़ रहा है। किसी से आपको आपकी तुलना नहीं करनी है कि कोई 14 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है। इस पे ध्यान मत दीजिए कि कौन कितनी देर पढ़ रहा है। आप केवल एक चीज देखिए कि आपका सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या है, हमारे पास कितने दिन शेष हैं, और हमें इन दिनों में इस पाठ्यक्रम को पूरा करना है। यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कि आपके पास यदि 5 महीने हैं तो 5 महीने में आपको इस पाठ्यक्रम को पूरा करना है और पूरा करने के साथ साथ हमें कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है। अब ये आपकी क्षमता है कि आप इस पाठ्यक्रम को कितनी देर पढ़कर पूरा कर सकते हैं। कोई कैंडिडेट है जो केवल 6 घंटे रोज पढ़कर भी इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है। किसी की जो मेमोरी है वो काफी अच्छी होती है तो वो काफी कम पढ़कर भी काफी चीजों को क्या कर लेता है, पढ़ लेता है। कोई कैंडिडेट की मेमोरी थोड़ी सी क्या होती है, वीक होती है, तो वो 12-12 घंटे भी पढ़कर उस सिलेबस को पूरा नहीं कर पाता है। यदि आप एक बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप उस सीट पर बैठना प्रारंभ कीजिए जहां आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपके शरीर को आदत पड़नी चाहिए उस टेबल पर बैठने की, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा कि आप पहले दिन ही बैठे और आपने 12 घंटे पढ़ाई कर ली। शुरुआत कीजिए 2 घंटे, फिर बढ़ाइए 3 घंटे, 4 घंटे, 2, 5, 10, 15 दिन में आप धीरे धीरे अपनी क्षमता का बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल सिलेबस को पूरा करके रिवाइज करना है। लोगों की बातों में नहीं आना कि वो इतनी देर पढ़ रहा है, वो इतनी देर पढ़ना है। देखिए डिप्रेशन में आ जाते हैं कई कैंडिडेट, कई लोग क्या होते हैं, स्टूडेंट्स रूम लेके रह रहे हैं पीजी में, उनके रूममेट को देखते हैं कि अरे वो तो इतनी देर पढ़ रही है, मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही, मैं क्या करूं, ये तो इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ऐसी दिमाग में विचार नहीं लाने हैं। कौन क्या कर रहा है इसको छोड़ो, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो कि मुझे मेरा सिलेबस पूरा करना है। और सिलेबस पूरा करने से तात्पर्य है कि किसी भी टॉपिक को यदि आप पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें से आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। यदि आपके सवाल उसमें से गलत हो रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कोई भी टॉपिक पढ़ें जब आपको लगे कि हाँ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो आप उससे रिलेटेड को ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए कि उस टॉपिक में से किन परीक्षाओं में क्या पूछा गया है। यदि आपको उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन यदि आप उन प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हैं तो यूं मानिए कि क्या कमी रह गई उस टॉपिक में कि आप इन प्रश्नों को करने में असमर्थ हैं। यही एक आकलन का बिल्कुल सही तरीका है। उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको कुछ बातें बताई गई है वो आपको तैयारी प्रारंभ करने में लाभदायक सिद्ध होंगी। आगे के वीडियो में किसी और टॉपिक पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।